Hello everyone, welcome to ISPCS Decoded. Today in this video we are going to discuss 9 December 2025 के द हिंदू के सारे एडिटोरियल्स का सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एडिटोरियल के दो पेज होते हैं। पहले पेज पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक छोटा सा आर्टिकल दिया है अबाउट दी आरबीआई रेट कट। तो ये रेट कट है क्या? आरबीआई ने क्या डिसीजन लिया? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी ने इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25% से कम किया है। अब रेट 5.25% हो गया। इस साल 2025 में टोटल 1.25% कट हो चुका है। पहले इतना बड़ा रेट कब हुआ था? 2019 में 135 बीपीएस का कट हुआ था, क्योंकि तब इकोनॉमी का ग्रोथ बहुत गिर गया था 8.9% से 3.3% तक। आज ग्रोथ सिचुएशन क्या है? आज इंडिया का ग्रोथ ऊपर जा रहा है। Q2 लास्ट ईयर 5.6% से अप टू 8.2% हो गया है। मतलब इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही है। और ये कैसे ग्रो कर रही है Q2 और आने वाले Q2 में Q3 में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब हमने अपने पिछले वीडियोस के एडिटोरियल में सिंप्लीफाई किया है अच्छे से डिटेल में। चाहे तो आप जाकर देख सकते हो। फिर रेट कट क्यों किया गया? दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं। पहला, आरबीआई को लगता है कि ग्रोथ जितनी स्ट्रांग दिख रही है उतनी रियल में नहीं है, डिफ्लेटर इफेक्ट है। और दूसरा है कि कंपनीज के पास एक्सेस कैपेसिटी है, वो और इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, रिस्क ऑफ ओवर हीटिंग लो है। और दोनों रियलिटी का मिक्स है। नेक्स्ट आता है कि रेट कट से क्या बेनिफिट मिलेगा? सस्ता लोन मिलेगा, कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी, एमएसएमई स्पेशली जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको रिलीफ मिलेगा। और इससे क्या होगा कि ग्रोथ पुश मिलेगा। यूएस टैरिफ इम्पैक्ट का क्या रोल प्ले करता है? यूएस ने 50% टैरिफ लगाए हैं। सप्लाई चेन एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो एक्सपोर्टर्स पर फ्यूचर इम्पैक्ट आ सकता है। सस्ता क्रेडिट उनके लिए हेल्पफुल होगा। इन्फ्लेशन आउटलुक क्या बोला गया? आरबीआई ने इन्फ्लेशन फोकस 2% रखा है, बहुत लो। पर फूड या ऑयल प्राइसेस बढ़े तो इन्फ्लेशन जल्दी ऊपर जा सकता है। पास्ट रिस्क क्या याद दिलाता है और याद क्यों दिलाया गया? 2019 में रेट कट हुआ था, तब इन्फ्लेशन 2% से 7.6% तक चला गया था एक साल में ही। इसलिए रिस्क रियल है। न्यूट्रल स्टैंस का क्या मतलब है? आरबीआई कह रहा है कि वो अभी किसी साइड फिक्स नहीं है, ना टाइटनिंग मोड ना ही ईजिंग मोड। सिचुएशन जैसी बदलेगी पॉलिसी भी क्विकली चेंज करेगा। कोर मैसेज क्या है? कोर मैसेज यही है कि ग्रोथ अच्छी लग रही है, पर आरबीआई फिर भी सपोर्ट देना चाहता है, बिकॉज इन्फ्लेशन अभी लो लगता है पर सडन शॉक कभी भी आ सकता है। पॉलिसी को फ्लेक्सिबल रखना यानी कि प्रूडेंट माना गया है, समझदारी मानी गई है। सॉल्यूशंस क्या हैं? सोल्यूशन यही है कि आरबीआई को ग्रोथ सपोर्ट करते हुए इन्फ्लेशन के अर्ली वार्निंग साइंस पर फुल विजिलेंस रखनी पड़ेगी, यानी कि पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। एमएसएमईज के लिए टारगेटेड क्रेडिट सपोर्ट इंश्योर करना होगा ताकि रेट कट का रियल बेनिफिट उन तक पहुंचे। ग्लोबल शॉक्स जैसे कि यूएस टैरिफ्स या फिर ऑयल प्राइसेस पर कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ज़रूरी है। इन्फ्लेशन स्पाइक होने पर आरबीआई को तुरंत पॉलिसी पाइवट रेट हाइक करना पड़ेगा, डिले कोई ऑप्शन नहीं है। एंड लास्टली, गवर्नमेंट आरबीआई कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है ताकि फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी एक डायरेक्शन में काम करें। नेक्स्ट हमारा आता है डेमोक्रेसी पैराडॉक्स एंड सिटीजनशिप। उसी के बगल में दूसरा आर्टिकल है। सिटीजनशिप का बेसिक रूल क्या है या बेसिक कन्फ्यूजन क्या है? इंडियन पासपोर्ट या वोटर लिस्ट में नाम होना सिटीजनशिप का फाइनल प्रूफ नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज भी हो सकते हैं। मतलब स्टेटस का एविडेंस और एविडेंस का स्टेटस दोनों ही कंफ्यूजिंग हो सकता है। एसआईआर इशू क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हमने अभी पहले पीछे काफ़ी आर्टिकल्स में इसे डिस्कस करते हुए देखा है, हमारे चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, चाहे तो जाकर जुलाई वाले में देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे देश में इलेक्ट्रल रोल्स रिवाइज कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईसीआई के पास सिटीजनशिप चेक करने का पावर नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री का काम है, कोर्ट में केस चल रहा है। ईसीआई का आर्ग्यूमेंट क्या है? ईसीआई बोलता है कि अगर उससे वोटर्स की एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो सिटीजनशिप वेरीफाई करना ज़रूरी है, पर वो क्लेम करता है कि ये फॉर्मल सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन नहीं है और सिर्फ एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन है। बिगर इशू क्या उठ रहा है? प्रॉब्लम क्या है? एसआईआर इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन उठाता है कि क्या हर रेसिडेंट ऑटोमेटिकली सिटीजन माना जाए जब तक प्रूफ ना हो, या उन्हें प्रूव करना पड़े कि वो सिटीजन है। इंडिया में सिटीजनशिप का फाइनल प्रूफ क्या है? इंडिया में कोई भी डॉक्यूमेंट यूनिवर्सल प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। एनआरसी विच इज़ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का प्लान था, पर नेशन वाइड रोल आउट अभी तक क्लियर नहीं है। एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में रेजिडेंट्स का डेटा है, पर एनआरसी सिर्फ सिटीजन्स को इंक्लूड करता है। एनआरसी में आने के लिए इंडिविजुअल को खुद प्रूव करना होता है कि वो सिटीजन है। ओनर्स ऑन इंडिविजुअल का मतलब क्या है? मतलब लॉ के हिसाब से जब सिटीजनशिप चैलेंज होता है, प्रूफ देना सिटीजन का काम होता है, स्टेट का नहीं। एनपीआर 2010 और 15 में अपडेट हुआ था। सेंसस 2027 के साथ अपडेट होगा या नहीं, ये चीज़ अभी भी अनक्लियर है। सिटीजनशिप बाय बर्थ कैसे चेंज हुआ? इंडिया पहले जस्ट सोली यानी कि सॉइल बेस्ड सिटीजनशिप फॉलो करता था, पर जब जस सैंग्यूनिस यानी कि ब्लड लाइन बेस्ड एलिमेंट्स काफ़ी स्ट्रांग हो गए, 1987 से पहले बॉर्न सिटीजन बने, 87 टू 2004 के बीच बॉर्न तभी सिटीजन अगर एक पेरेंट सिटीजन हो, और 2004 के बाद बॉर्न एक पेरेंट सिटीजन हो और सेकेंड पेरेंट इलीगल माइग्रेंट ना हो।
सो इलीगल माइग्रेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कब आया? 2003 के अमेंडमेंट ने इलीगल माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने का सिस्टम क्रिएट किया और बोला कि उनके बच्चे भी बर्थ से सिटीजन नहीं होंगे। CAA 2019 ने कुछ रिलीजन्स के इलीगल इमाइग्रेंट्स को सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल बनाया। MNIC यानी कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पायलट क्या था? 2008 में गवर्नमेंट ने चिप बेस्ड ID कार्ड पायलट किया था। फिंगरप्रिंट, आइरिस, फोटो, ये सब था उसमें। ये NRC का बेस बनना था, पर नेशन वाइड NRC आगे नहीं बढ़ा। डेमोक्रेसी का पैराडॉक्स क्या है? लोग स्टेट को बनाते हैं, सॉवरेनिटी लोगों की होती है, पर स्टेट ये डिसाइड करता है कि कौन पीपल है, कौन सिटीजन है, कौन ट्रेटर नहीं है। ये पैराडॉक्स हर लेवल पर दिखता है। बॉर्डर ऑफिसर, कांस्टेबल, टीचर, वोटर लिस्ट क्लर्क सब डेली सिटीजनशिप डिटरमाइन करते हैं। असम NRC एग्जाम्पल क्या दिखाता है? असम में सेपरेट सिटीजनशिप रूल्स बनाए गए। असम अकॉर्ड के बाद 2019 ड्राफ्ट NRC में 19 लाख लोग D यानी कि डाउटफुल सिटीजन मार्क हुए। वोटिंग राइट सस्पेंड हो सकते हैं, फॉरनर्स ट्रिब्यूनल केस हो सकता है, डिपोर्टेशन तक का रिस्क हो सकता है। यहाँ प्रूफ देना होगा, लोगों का काम था। सो डेकेड्स ओल्ड डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते थे, विच बिकम्स अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। सो कोर डिलेमा क्या है? यही कि सिटीजनशिप डिसाइड तो करनी ही पड़ती है, पर कौन डिसाइड करे, कैसे डिसाइड करे और कितना फेयर हो? ये इंडिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक चैलेंज है। बर्डन सिटीजन पर होता है सिटीजनशिप का, और डिसीजन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी लेती है। तो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले सिटीजनशिप वेरिफिकेशन ट्रांसपेरेंट, प्रेडिक्टेबल और पॉलिटिकली न्यूट्रल होनी चाहिए। ECI MHA ट्रिब्यूनल्स के रोल क्लियरली सेपरेट होने चाहिए ताकि ओवरलैप और कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट, नेशन वाइड सिटीजनशिप प्रूफ के लिए सिंगल रिलायबल डॉक्यूमेंट फ्रेमवर्क क्रिएट करना होगा। नेक्स्ट इज वनरेबल ग्रुप्स को लीगल एड और डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंस मिले ताकि कोई जेन्युइन रेसिडेंट डाउटफुल मार्क ना हो। NRC टाइप एक्सरसाइजेज में लेगेसी डॉक्यूमेंट्स पर फुल डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी होगी। टेक्नोलॉजी, बायोमेट्रिक्स, रेजिडेंसी ऑडिट्स, सेफर ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। सो बॉटम लाइन क्या है इस एडिटोरियल की? यही कि डेमोक्रेसी तभी स्टेबल रहेगी जब स्टेट सिटीजन्स को डिफाइन करे, पर सिटीजन्स पे अननेसेसरी बर्डन ना डाले। बैलेंस इज द की। बेसिकली ये एडिटोरियल बैलेंस के बारे में बात करता है। नेक्स्ट, उसी के नीचे एक और छोटा सा आर्टिकल है बट वेरी इंपॉर्टेंट, विच टॉक्स अबाउट द कार्सरल कल्चर यानी कि डिसेबिलिटी राइट इन द प्रिजन। सबसे पहला सवाल ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट का मेन ऑर्डर क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रिजन्स हैं उसमें डिसेबिलिटी रिलेटेड सपोर्ट मैंडेटरी होना चाहिए। ये ऑर्डर एक पिटीशन के बाद आया जिसमें बोला गया था कि डिसेबिलिटी लॉ का इम्प्लीमेंटेशन प्रिजन्स में नहीं हो रहा है। केस एग्जाम्पल्स क्यों डिस्कस हुए? GN साई बाबा और स्टैन स्वामी दोनों डिसेबल थे और प्रेजेंट कंडीशंस हैंडल नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बेसिक अकोमोडेशंस मांगी पर स्टेट ने डिले किया या फिर रिफ्यूज़ कर दिया, जिससे उनकी हेल्थ बहुत बिगड़ गई। डिसेबिलिटी लॉ क्या कहता है? सो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 कहता है कि गवर्नमेंट अपने कंट्रोल वाले सब सर्विसेज में डिसेबल पर्सन्स को सपोर्ट दे, पर प्रेजेंस में ये सपोर्ट प्रॉपरली फॉलो नहीं होता। इम्प्लीमेंटेशन इशू क्यों होता है? क्योंकि प्रेजेंट स्टेट सब्जेक्ट है, पर पॉलिसीज़ और रूल्स काफ़ी हद तक सेंटर डिसाइड करता है। मॉडल प्रिजन मैनुअल, जैसे कि नाउ स्टेट मैनुअल्स अभी भी आउटडेटेड असम्पशंस फॉलो करते हैं, जैसे कि प्रिजनर ऑलवेज फिजिकली फिट होगा। नाउ रीसेंट गाइडलाइंस क्या कह रही थी? नेशनल गाइडलाइंस ने बोला था कि डिसेबिलिटी नीड्स को आइडेंटिफाई करो, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल बनाओ, पर एक्चुअल स्टेट प्रिजन रूल्स अभी भी ओल्ड माइंडसेट पर बेस्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कास्ट सेग्रीगेशन पर क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब कोर्ट खुद मॉनिटर करेगा डिस्क्रिमिनेशन को कास्ट, जेंडर और डिसेबिलिटी के बेसिस पर। प्रिजन सिस्टम का हिस्टोरिकल प्रॉब्लम क्या है? कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल रूल्स ने प्रिजन में कास्ट हायरार्की एनकोड कर रखी थी। दलित और आदिवासी प्रिजनर्स को सैनिटेशन वर्क रूटीन में दे दिया जाता था। ये कम्युनिटीज़ प्रिजन्स में ऑलरेडी ओवर रिप्रेजेंटेड है। सो डिसेबिलिटी डेटा का इशू क्या है? NCRB मेंटल इलनेस का डेटा रिकॉर्ड करता है, पर डिसेबिलिटी स्पेसिफिक ब्रेकडाउन क्लियर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही NCRB को क्रिटिसाइज़ किया था डेटा प्रॉपरली डिसएग्रीगेट ना करने पर। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? बहुत प्रिजनर्स को कास्ट बायस और डिसेबिलिटी दोनों फेस करना पड़ता है, पर प्रेजेंट रूल्स उनकी हार्डशिप को पनिशमेंट का पार्ट ट्रीट करते हैं, जैसे उनका दर्द नॉर्मल हो। कोर्ट का एक्सपेक्टेशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि प्रिजन मैनुअल्स को अपडेट किया जाए, डिसेबिलिटी स्क्रीन करनी चाहिए एंट्री पर, एक्सेसिबल टॉयलेट्स, मोबिलिटी सपोर्ट, मेडिकल हेल्प एक्सेट्रा क्लियर ड्यूटी होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इस कार्सरल ऑस्ट्रिटी होती क्या है? गवर्नमेंट प्रेजेंस का सिक्योरिटी बजट बढ़ाती है, पर राइट्स रिलेटेड फैसिलिटीज़ जैसे कि एक्सेसिबिलिटी पर पैसा कम लगाती है। इससे रिफॉर्म्स रुक जाते हैं। पब्लिक ओवरसाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? जब तक इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन और कास्ट डिसेबिलिटी डेटा पब्लिश नहीं होगा, कोर्ट के ऑर्डर सिर्फ पेपर पर ही रह जाएंगे। सो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? प्रिजन मैनुअल्स को अर्जेंटली रिवाइज करना होगा। एक्सेसिबिलिटी, मेडिकल सपोर्ट, मोबिलिटी एड्स, असिस्टिव स्टाफ क्लियर मैंडेट हो। डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग एंट्री पर कंपलसरी हो। प्रिजन बजट्स को रीडिज़ाइन करना होगा। राइट बेस्ड स्पेंडिंग को कोर प्रायोरिटी बनाना होगा।
कास्ट, जेंडर, डिसेबिलिटी के बेसिस पर डिसएग्रीगेटेड डेटा पब्लिश हो ताकि ओवरसाइट हो। इंडिपेंडेंट ऑडिट बॉडीज़ को एम्पावर करो जिससे प्रिजन्स का रियल कंडीशन ट्रांसपेरेंट रहे। एंड लास्टली प्रिजन स्टाफ को डिसेबिलिटी सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग मिले। बॉटम लाइन यही है कि प्रिजन पनिशमेंट का मतलब फ्रीडम रेस्ट्रिक्शन होता है, बेसिक डिग्निटी का डिनायल नहीं। एक्सेसिबल प्रिजन्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। नेक्स्ट आता है हमारा इंडिया रशिया समिट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए देखते हैं। समिट का बिग पिक्चर क्या था। इंडिया रशिया का 23rd समिट न्यू दिल्ली में हुआ। ये समिट एक टफ ग्लोबल सिचुएशन में हुआ। यूक्रेन वॉर ने इंडिया के की पार्टनर्स को एक दूसरे के ऑपोजिट खड़ा कर दिया है और इंडिया को केयरफुली बैलेंस करना पड़ता है। ध्यान से सुनना, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ना। पुतिन की विजिट क्यों इंपॉर्टेंट थी। यूक्रेन वॉर के बाद पुतिन पहली बार इंडिया आए, उनको रेड कार्पेट वेलकम दिया गया। रशिया का हाई पावर डेलीगेशन आया इंक्लूडिंग पीस एफर्ट के की नेगोशिएटर किरिल दिमिट्रीव। इससे दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का सिग्नल गया। ऑप्टिक्स का क्या मैसेज था। डिप्लोमेसी में ऑप्टिक्स मैटर करते हैं। इंडिया ने दिखाया कि रशिया के साथ रिलेशंस क्लियर और कॉन्फिडेंट हैं। रशिया ने दिखाया कि इंडिया उसके फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग क्यों क्रूशियल थी। बिकॉज रशिया बैटलफील्ड पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। यूक्रेन डिफीट के क्लोज लग रहा है। यूएस यूक्रेन को सपोर्ट कम कर रहा है। ट्रंप लेड पीस एफर्ट ही अब मेन ट्रैक बचा है। मोदी का सपोर्ट इनडायरेक्टली ट्रंप इनिशिएटिव को स्ट्रेंथन करता है। इंडिया की यूएस के साथ पोजीशन क्या है। इंडिया और यूएस यूक्रेन पीस प्रोसेस और सेम लाइन पर हैं। वॉर ख़त्म हो और स्टेबिलिटी आए, पर यूरोप अभी आउटलियर है। इंडिया को यूरोप के साथ भी रिलेशंस बैलेंस करने होंगे। प्रोग्राम 2030 क्या है। समिट में इंडिया रशिया ने स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम 2030 अडॉप्ट किया जिससे बायलैटरल ट्रेड 2030 तक $100 बिलियन तक ले जाने का टारगेट रखा गया है ना। इकोनॉमिक टाइज का फोकस क्या है। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, नेशनल करेंसीज में सेटलमेंट, फर्टिलाइजर्स, रेलवेज, फार्मा, मिनरल्स, क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स, ये सब इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए असेंशियल हैं। रशिया इन एरियाज में ह्यूज पोटेंशियल रखता है। एनर्जी कोऑपरेशन क्यों सेंट्रल पिलर है। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट फॉसिल फ्यूल इंपोर्टर है। एनर्जी हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रशिया के पास दुनिया के लार्जेस्ट रिसोर्सेज हैं। चाइना पहले ही रशिया के रिसोर्सेज सिक्योर कर चुका है। अगर इंडिया फास्ट मूव नहीं करेगा तो स्ट्रैटेजिक एनर्जी एक्सेस लूज कर सकता है विच कैन बी डेंजरस फॉर अस। नाउ न्यू एमर्जिंग एरियाज कौन से हैं। सबसे पहले है चेन्नई व्लादिवोस्टक मैरीटाइम कॉरिडोर, नदर्न सी रूट एंड शिप बिल्डिंग। दूसरा आर्कटिक कोऑपरेशन, इंडियन सीफेयरर्स ट्रेनिंग। तीसरा है इंडियन स्किल्ड वर्कर्स का रशिया एक्सपोर्ट। टूरिस्ट वीज़ाज भी हमारे लिए इससे ईजियर हो जाएंगे ना। डिफेंस टाइज की क्या पोजीशन है इंडिया रशिया के बीच। रशिया इंडिया का लॉन्ग टाइम डिफेंस पार्टनर है। ब्रह्मोस, S-400 न्यूक्लियर स्पेस कोऑपरेशन। S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले किया था। इंडिया अब लोकलाइजेशन और जॉइंट प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है, पर रशिया इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए सपोर्ट अभी भी ज़रूरी है ना। जियो पॉलिटिकल एंगल क्या है सबका। इंडिया रशिया रिलेशन को री इंजीनियर किया जा रहा है। दोनों कंट्रीज़ यूएस चाइना शिफ्ट्स को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। चाइना के राइज के अगेंस्ट रशिया और इंडिया के इंटरेस्ट काफ़ी अलाइन होते हुए दिख रहे हैं ना। यूरोप का क्या रूल है। यूरोप पीस के लिए न्यू दिल्ली से सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहा है। रशिया यूरोप की डायरेक्ट डायलॉग ही पीस का रोड है। इंडिया न्यूट्रल बैलेंस मेंटेन करना चाहता है। कोर मैसेज क्या है इस एडिटोरियल का। यही कि इंडिया रशिया टाइज एडजस्ट होकर नए ग्लोबल रियलिटीज़ के अकॉर्डिंग इवॉल्व हो रहे हैं। इकोनॉमिक, एनर्जी, वर्कफोर्स, डिफेंस सब पिलर्स को स्ट्रेंथन करके फ्यूचर रेडी पार्टनरशिप बन रहा है। लास्टली सोल्यूशंस क्या होने चाहिए। इंडिया को बैलेंस डिप्लोमेसी कंटिन्यू करनी होगी। रशिया, यूएस, चाइना, यूरोप के बीच केयरफुल नेविगेशन मेंटेन करना होगा। सेकेंडली, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रशिया के रिसोर्सेज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से सिक्योर करने होंगे। प्रोग्राम 2030 को फास्ट ट्रैक करना होगा। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, इंडियन एक्सपोर्ट्स बूस्ट, नॉन एनर्जी सेक्टर्स एक्सपैंड करने के लिए आर्कटिक कोऑपरेशन और मैरीटाइम रूट्स को स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी बनाना होगा। एंड लास्टली, डिफेंस टाइज को नीश टेक्नोलॉजीज़ और जॉइंट प्रोडक्शन मॉडल पर शिफ्ट करना होगा। सो बॉटम लाइन क्या है। बॉटम लाइन यही है कि इंडिया का जो गोल है वो है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट। रशिया पार्टनरशिप उस ऑटोनॉमी को स्ट्रेंथन करती है, पर ग्लोबल रिस्क को कॉन्टिन्यूसली मैनेज करना होगा। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज a new step in the dragon elephant tango which is about इंडिया चाइना रिलेशंस। आज का एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के इसमें एडिटोरियल आए और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं कि ये आर्टिकल है किस बारे में। चाइना के 15th 5-year प्लान की अप्रूवल और उसके ग्लोबल एफर्ट्स के बारे में है। साथ ही इंडिया चाइना कोऑपरेशन के न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट करता है। ड्रैगन मतलब चाइना और एलिफेंट मतलब इंडिया, दोनों मिलकर ग्लोबल फ्यूचर शेप कर सकते हैं।
चाइना का 15 5 ईयर प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है? चाइना का ये प्लान अगले 5 साल के लिए उनका ग्रोथ रोड मैप डिसाइड करता है। इससे दुनिया को भी इकोनॉमिक और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। चाइना ने रिसेंट ग्रोथ में क्या अचीव किया है? 14th प्लान के दौरान चाइना ने एवरेज 5.5 ग्रोथ किया। $20 ट्रिलियन इकोनॉमी थी विच इज़ ह्यूज। पर कैपिटा इनकम $13,000 था, डॉलर प्लस था बल्कि। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 60%, पोल्यूशन रिडक्शन, एयर वाटर सॉइल सभी का, और 157 देशों का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। तो चाइना की सक्सेस का मेन रीज़न क्या बताया गया है? क्या CPC की सेंट्रलाइज प्लानिंग, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, मार्केट, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें मिलकर 5 ईयर प्लान्स को इफेक्टिव बनाती हैं। इंडिया चाइना कोऑपरेशन का बेस क्या है? दोनों कंट्रीज डेवलपिंग नेशंस हैं, पॉपुलेशन लार्ज है, ग्रोथ प्रायोरिटी सेम है। इंडिया विकसित भारत 2047 और चाइना का नेशनल रिजुविनेशन, डेवलपमेंट दोनों का कॉमन एजेंडा है ना। इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशन कैसा है? 2024 में बायलैटरल ट्रेड $138.46 बिलियन था। 2025 में जनवरी अक्टूबर पीरियड में 11% ग्रोथ। इंडिया एक्सपोर्ट्स टू चाइना भी स्टेडली बढ़ रहे हैं एंड चाइना चाहता है कि इंडिया के बिजनेस उनके ट्रेड फेयर्स का यूज़ करें। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन क्यों स्ट्रॉन्ग बन सकता है? चाइना मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यू एनर्जी, AI वगैरह देखता है और इंडिया IT, सॉफ्टवेयर, बायोफार्मा देखता है। दुनिया की न्यू टेक्नोलॉजी वेव में दोनों मिलकर ग्लोबल वैल्यू चेन स्ट्रेंथन कर सकते हैं। पीपल टू पीपल रिलेशंस का क्या रोल है? योगा, बॉलीवुड, दार्जिलिंग टी चाइना में काफ़ी फेमस है और इस साल पिलग्रिमेजेस रिज्यूम हुए, टूरिस्ट वीज़ास खुले, डायरेक्ट फ्लाइट्स वापस स्टार्ट हुए, कल्चरल कॉन्टैक्ट से रिलेशन सॉफ्ट होते हैं। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्रिक्स, SCO, G20 में दोनों मेंबर्स हैं। क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ जैसे ग्लोबल इश्यूज़ पर इंडिया चाइना कोऑपरेशन वर्ल्ड के लिए हेल्पफुल है। हिस्टोरिकल इमोशनल कनेक्शन क्या बताया गया? टैगोर के 100 साल पुराने विजिट का जिक्र हुआ। इंडिया और चाइना को क्लोज रिलेटिव्स बोला गया। 2025 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स पूरे हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि कोर मैसेज क्या है? इंडिया और चाइना अगर साथ चलेंगे तो एशिया में स्टेबिलिटी और ग्रोथ बढ़ेगी। दोनों इमर्जिंग पावर्स का कोऑर्डिनेशन ग्लोबल ऑर्डर को बैलेंस और इंक्लूसिव बना सकता है। लास्टली सॉल्यूशंस क्या है? ट्रेड इम्बैलेंस रिड्यूस करना इंडिया के लिए प्रायोरिटी होना चाहिए। टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप केयरफुली रेगुलेट करनी होगी। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट्स को पीसफुली मैनेज करना असेंशियल है। पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस इंक्रीज होने चाहिए ताकि नेगेटिव परसेप्शंस रिड्यूस हों। मल्टीलेटरल फोरम्स में कोऑर्डिनेटेड स्टांस डेवलप करना चाहिए, स्पेशली क्लाइमेट, हेल्थ और ग्लोबल साउथ इश्यूज़ पर। बॉटम लाइन यही है कि कोऑपरेशन पॉसिबल है बट स्टेबल रिलेशंस के लिए ट्रस्ट, बैलेंस, इकोनॉमिक कॉशन और डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी ज़रूरी है। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा भजन लाल शर्मा के ऊपर। दैट भजन लाल शर्मा फर्म्स अप हिज ग्रिप राजस्थान पॉलिटिक्स, बगल में ही था उसके। सेकेंड लास्ट एडिटोरियल है हमारा। सो भजन लाल शर्मा की करंट पोजीशन क्या है? पहले उनका पोजीशन वीक लग रहा था पर अब उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेकर अपनी ग्रिप कंसोलिडेट कर ली है। 2023 में सरप्राइज मूव में उन्हें CM बना दिया गया था, पहली बार MLA होते हुए भी। सो पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था? शर्मा BJP के एक्सपीरियंस लीडर हैं, 4 बार स्टेट जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, सांगनेर सीट से आए, ब्राह्मण फेस के रूप में पार्टी ने उन्हें प्रमोट किया। उन्हें कौन से इंटरनल चैलेंजेस मिले? पार्टी के बिग फैक्शंस जैसे कि वसुंधरा राजे ग्रुप, किरोड़ी लाल मीना, गजेंद्र सिंह शेखावत और स्टेट BJP प्रेसिडेंट मदन राठौर, सब इन्फ्लुएंशियल ब्लॉक्स हैं। इन सब के बीच में बैलेंस बनाना उनके लिए मेजर चैलेंज था। ऑपोजिशन प्रेशर क्या था? कांग्रेस के अशोक गहलोत ने क्लेम किया था कि BJP के अंदर ही उनको हटाने की कॉन्स्पिरेसी चल रही है, इससे पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गई थी। शर्मा ने कैसे स्ट्रेंथन किया अपनी पोजीशन को? उन्होंने डेवलपमेंट वर्क्स हाईलाइट किए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस असर्टिव बनाए और ग्रेजुअली इन्फ्लुएंशियल लीडर्स स्पेशली राजे कैंप को साइडलाइन किया। बारन बाई इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट था? BJP कैंडिडेट मोरपाल सुमन अंता सीट से हार गए। कैंडिडेट की सिलेक्शन CM से बिना कंसल्ट किए की गई थी। हार एम्बैरस थी, बहुत एम्बैरसमेंट हुआ, पर इसने इनडायरेक्टली शर्मा की अथॉरिटी को स्ट्रॉन्ग किया। पार्टी ने रियलाइज़ किया कि CM को करना रिस्की हो सकता है। ब्यूरोक्रेसी रीशफल का क्या मतलब था? चीफ सेक्रेटरी सुधांश पंत को मिड टर्म में सेंटर भेज दिया गया। उनका CM ऑफिस से फ्रिक्शन था, उनकी जगह V श्रीनिवास दिल्ली एक्सपीरियंस वाले आए। ये रीशफल क्लियरली CM की चॉइस दिखाता है। यूथ को कैसे अपील किया? एग्जाम पेपर लीक केसेस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, नौकरी अनाउंसमेंट बढ़ाई, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की जिससे डिसअपॉइंटेड यूथ का ट्रस्ट वापस मिला। वाटर प्रोजेक्ट्स का क्या सिग्निफिकेंस है? ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट और यमुना वाटर एग्रीमेंट, ये दोनों ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन शॉर्टेज को सॉल्व करने वाले मेजर स्टेप्स हैं। इन्वेस्टमेंट पुश क्या था? दिसंबर 2024 में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट हुआ, 35 लाख करोड़ के MOU साइन हुए। CM ने कहा कि 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एग्जीक्यूशन स्टेज में हैं। अपकमिंग इवेंट्स क्या टारगेट कर रहे हैं?
गवर्नमेंट के 2 ईयर कंप्लीट होने पर स्पेशल प्रोग्राम्स जैसे कि एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए। पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को होगा। कोर चैलेंज क्या बचा है? शर्मा को इंटरनल यूनिटी शो करनी होगी, गवर्नेंस पर फोकस मेंटेन करना होगा और उन सेक्शंस तक रीच करना होगा जिनको बीजेपी पर रिजर्वेशंस हैं। सो सॉल्यूशंस क्या हैं? बीजेपी कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथन करना सीएम के लिए एसेंशियल है। फैक्शनलिज्म कंट्रोल करें। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ट्रांसपेरेंट और पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए। वाटर, एग्रीकल्चर, यूथ एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट पर लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग सिस्टम क्रिएट हो। ऑपोजिशन क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में कन्वर्ट करना पॉलिटिकल मेच्योरिटी दिखाएगा। एंड लास्टली सोशल आउटरीच प्रोग्राम्स SC, ST, OBC, फार्मर्स, अर्बन यूथ एक्सपैंड करके ब्रॉड सपोर्ट बेस बनाना होगा। बॉटम लाइन यही है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप तभी इफेक्टिव होता है जब गवर्नेंस, यूनिटी और पब्लिक ट्रस्ट साथ में बिल्ड किया जाए। नेक्स्ट एंड द लास्ट एडिटोरियल on the next page is AI could widen the inequalities in Asia Pacific. सो UN रिपोर्ट क्या कह रहा है? एशिया पैसिफिक रीजन AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट कर रहा है, पर स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अनइक्वल है। कुछ कंट्रीज़ बहुत प्रिपेयर्ड हैं, कुछ बिल्कुल नहीं है। AI अडॉप्शन का ये गैप इनइक्वालिटी को और बढ़ा सकता है। AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स क्या दिखाता है? एडवांस इकोनॉमीज़ का रेडीनेस 70% है, 75% प्लस है। फ्रेजाइल कंट्रीज़ की रेडीनेस 20% से भी कम है। मतलब AI का बेनिफिट सबको इक्वली नहीं मिलेगा। रीजनल डिजिटल डिवाइड कैसे दिखता है? कई देशों के पास बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, फास्ट इंटरनेट, डेटा सिस्टम्स, कंप्यूटिंग पावर। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है वहाँ AI का फ़ायदा मिल ही नहीं सकता। कंट्रीज़ के अंडर इनसिक्योरिटी क्यों बढ़ रही है? एशिया पैसिफिक में टॉप 10% के पास हाईली कंसंट्रेटेड है। AI के आने से हाई स्किल लोग और रिच हो सकते हैं और लो इनकम ग्रुप्स और पीछे रह सकते हैं। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? अफोर्डेबल इंटरनेट, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, कूलिंग सिस्टम्स, डेटा सेंटर के लिए कंप्यूटिंग कैपेसिटी। कई देशों में इंटरनेट एक्सेस बढ़ा है, पर अर्बन, रूरल और रिच पुअर इनइक्वालिटी अभी बहुत है, यानी कि ये डिविजन क्रिएट करेगा, डिवाइड क्रिएट करेगा। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? हमने हार्ड तो देख लिया, अब सॉफ्ट क्या है? सॉफ्ट में आएगा ह्यूमन स्किल्स, एजुकेशन, ट्रेन वर्कफोर्स, स्ट्रॉन्ग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, लीगल फ्रेमवर्क्स। कई कंट्रीज़ में स्किल शॉर्टेज है, इसलिए उनके वर्कर्स AI बेस्ड जॉब्स के लिए रेडी नहीं है। विमेन पर AI का इम्पैक्ट कैसा होगा? UN रिपोर्ट कहता है कि विमेन की जॉब्स AI ऑटोमेशन से ज़्यादा रिस्क में है कंपेयर टू द मेन। मतलब जेंडर इनइक्वालिटी भी बढ़ सकती है। ओवरऑल रिस्क क्या है? अगर AI को रिस्पॉन्सिबली अडॉप्ट नहीं किया गया तो एशिया पैसिफिक रीजन में कंट्री टू कंट्री और सोसाइटी के अंदर दोनों तरह की इनइक्वालिटी और डीपन हो जाएगी। सो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सॉल्यूशंस होंगे कि सब देशों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूनिवर्सल बनाना होगा। स्किल डेवलपमेंट पे मैसिव इन्वेस्टमेंट करना होगा, स्पेशली विमेन, यूथ और रूरल वर्कफोर्स। AI पॉलिसीज़ फेयर और एथिकल होनी चाहिए। गवर्नमेंट्स को सब्सिडीज़ या क्रेडिट देकर MSMEs को AI टूल्स अडॉप्ट करने में सपोर्ट करना होगा और रीजनल कोऑपरेशन से टेक्नोलॉजी शेयरिंग और नॉलेज नेटवर्क्स बनानी चाहिए। बॉटम लाइन यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तभी इक्वल ग्रोथ ला सकता है जब एक्सेस, स्किल और इंफ्रास्ट्रक्चर हर सिटीजन को मिले, वरना इनइक्वालिटी और बढ़ेगी। और इसी एडिटोरियल के साथ हमारा 9 दिसंबर 2025 के सारे आर्टिकल्स, सारे एडिटोरियल्स द हिंदू के फिनिश होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया हो एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इस वीडियो को देखकर एक बार द हिंदू पे नज़र ज़रूर मारा करें, ताकि आपको फ़र्क समझ आए कि क्या आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आप रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आई होप ये वीडियो आपकी जर्नी में हेल्पफुल रहे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। बेस्ट ऑफ लक।